नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है। और इस समय देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हर तरफ धरना प्रदर्शन और विरोध ही हो रहा है। आखिर में इन सब विरोध के लिए फंडिंग कहाँ से होती है, इन सब बारे में आज हमारी डिस्कशन होगी। और हमारे पैनल एनालिस्ट आप देख रहे हैं, शिव कुमार द्विवेदी हमारे साथ में। शिव कुमार द्विवेदी आज बताएंगे कि ये जो फंडिंग होती है, चाहे सीएए का प्रोटेस्ट रहा हो या अभी जो है हाथरस की घटना हुई हो, बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच कुछ पार्टीज के द्वारा अपनाया जाता है। और कुछ लोगों के द्वारा बार बार घूम घूम के जो है चेहरे भी कई बार वही आ जाते हैं जो विरोध करते हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पे होता है, अब सवाल ये आता है कि इस सब के लिए फंडिंग कहाँ से होती है। तो आज शिव कुमार द्विवेदी आज जो लेकर आए हैं अपने एनालिसिस, उन्होंने कुछ रिसर्च किया है कि इस बारे में कई जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी इसमें सामने आई है, उन्होंने भी खुलासा किया है। पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है कि ये फंडिंग करने वाले कौन होते हैं, प्रोटेस्ट करने वाले क्यों होते, क्यों अस्थिर करने का प्रयास बार बार किया जाता है, आखिर उनकी दिक्कतें क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसको ये धरना प्रदर्शन का जो गैंग है, ये किसको फायदा दिलाना चाहता है। क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा करते हैं या इसके पीछे कोई उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। शिव कुमार द्विवेदी जी, ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट लगातार होते हैं, अभी सीएए के प्रोटेस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके बाद में अब हाथरस की घटना को लेकर देखा, जिस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ अन्य संगठन भी सामने आ गए। उसमें अब ये खुलासा हो रहा है कि फर्जी वेबसाइट, एक प्रोपेगेंडा के तहत एक वेबसाइट बना के लोगों का आह्वान, और यही नहीं, उसमें इतनी डिटेल्स बनाई गई है कि जब आप जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, दंगा करेंगे, तो आप छिपेंगे कहाँ, इसकी जगह पहले से आप देखेंगे। टीयर गैस होगा तो उसके लिए आपको कैसे बचाव करना है। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम किया जाता है, कौन लोग हैं इनके पीछे। जी शिव कुमार जी। धन्यवाद राजू जी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम सभी चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जहां तक आज आपने एक ऐसा विषय लिया है जिस पर फिलहाल इसके मेन स्ट्रीम की मीडिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको बताना चाहूंगा कि अभी आज ही हाथरस की घटना पर जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया के द्वारा, वो आ रही कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और पीएफआई एसडीपीआई की बात हो रही है। पीएफआई एसडीपीआई पे तो हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया है, बाकायदा 45 मिनट का हम लोगों ने एक डिबेट प्रोग्राम भी अपना किया था और उसमें हमने दिखाया भी था। तो एसडीपीआई और पीएफआई के विषय में तो बहुत कुछ बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो भारत के अंदर 1961 में इसका गठन हुआ था और तब से ये काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो भारत में 4 प्रमुख नामों से काम करती है और हमेशा विदेशी पूंजी का दुरुपयोग करती है। और यहाँ पर ऐसे और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार के खिलाफ बात करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मोदी सरकार, मतलब वो किसी की भी सरकार रही हो, अगर वो भारत सरकार के खिलाफ बात करते हैं, भारत में राजनीतिक अस्थिरता, भारत में जातीय हिंसा, भारत में नक्सली हिंसा, भारत में अल्फा उल्फो उग्रवाद, और यहाँ तक कि भारत में अगर थोड़ी भी कोई कमी पाता है तो इनकी लॉबिंग इतनी जबरदस्त है। आपको बता दूं, इनके जो जब इनकी वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहां भी इन्होंने अपना मुख्य कार्य लॉबिंग लिख रखा है। आप समझिए, विनायक सेन गांधी, जिसको कि नक्सल गतिविधियों में फांसी की सजा दी गई थी छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने, रायपुर ने, और उसको लेकर के ये इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने उसकी पूरी लॉबिंग की। और स्थिति ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन के लोग आकर के बैठ गए, जो कि कमोबेश या तो वामपंथी थे या एमटी इंटरनेशनल के प्रोडक्ट थे या उनके द्वारा पैसे देकर के बुलाए गए थे। और भारत के अंदर पहला ऐसा केस विनायक सिंह गांधी का था, जो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर अंदर कोई नहीं रहता, आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन ये पहला ऐसा केस था जिसको बाहर एक स्क्रीन लगाई गई और कम से कम 13 देशों के प्रतिनिधियों ने उस पूरी हेयरिंग को सुना। और विनायक सेन गांधी, जो कि फांसी की सजा दी गई थी, उसको फिर फांसी की सजा उसकी रद्द करके विनायक सेन गांधी को उम्र कैद में बदलवाया। ये वो लॉबी है, समझिए आप, जो देश के खिलाफ काम करेगी। याकूब मेनन के लिए भी यही एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग काम कर रहे थे, अफजल गुरु के लिए भी यही काम कर रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा राजीव जी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो अभी एक प्रोपोगंडा कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले एफसीआरए पे आपकी खबर ने एक बढ़िया कार्यक्रम किया था, और आपकी खबर ने ही एफसीआरए पर कार्यक्रम चलाया था। ये और कुछ नहीं है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो एपीएमसी एक्ट कृषि विधेयक को लेकर के हो, सब कुछ जो है वो सिर्फ एफसीआरए पे आके अटक गया है।
FCRA वो फॉरेन मतलब कंट्रीब्यूशन। निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और रहता है। इनकी दिक्कत बिल ये है कि फंडिंग ये कैसे करें। वो फंडिंग रुक रही थी, इसलिए इतना बवाल किया जा रहा है। और जो फंडिंग अभी जैसे अभी मैंने देखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की साइट पे, अगर हम जाके देखें तो इनको सबसे बड़ी चिंता रहती है जम्मू कश्मीर में जो पहले जिस तरीके से एक ब्रूटल कार्रवाई हुई वो इनको नहीं दिखती है। अब ये बताते हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इसके नहीं नहीं पीछे ये जो लॉबी होती है, इनका जो काम करने का तरीका होता है, ये कैसे क्या काम करते हैं? नहीं नहीं, मैं जम्मू कश्मीर पे ही आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर पे 370 जब हटा, संसद में पारित हुआ, और सीए का बिल जब आया और सीए भी पारित हो गया, दोनों सभी खड़े हुए से 12 घंटे तक इसकी चर्चा चली। उसके बावजूद इसका अगर किसी ने पूरी जगह पर ऑर्गेनाइज कराया उस पूरे कार्यक्रम को, तो उसमें आप भी जानते हैं कि पीएफआई था और साथ में एमनेस्टी इंटरनेशनल था। और दिल्ली दंगे पे इन्होंने स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई अपनी, और उसमें पूरी तरह से भारत सरकार जो है उसको इन्होंने आरोपी तय किया और पुलिस को आरोपी तय किया। और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये भारत की सरकार को कहते हैं क्रिमिनल उपक्रम, आपराधिक एक संस्था है। तो क्या आप ये मानेंगे कि अमेरिका एक आपराधिक संस्था है? क्या आप ये मानेंगे कि 157 देशों में, 185 देशों में जिस अंग्रेजों ने ब्रूटल कार्रवाई की थी लोगों के साथ, जलियांवाला बाग रहा हो चाहे जो, तो क्या उस पर मानेंगे? चूंकि ये पैदाइश लंदन के हैं, समझिए आप, 1961 के, तो ये लंदन की पैदाइश है, तो क्या लंदन को मानेगी? और मैं आपको बताना चाहूंगा, आलोक मेहता एक बहुत बड़े पत्रकार है इस देश के, और जो कई मीडिया चैनल्स और कई ग्रुप में रहे हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में आज भी उनका बड़ा नाम है, और कई टीवी चैनल डिबेट्स में आते हैं। आलोक मेहता अपने एक लेख में लिखते हैं कि 1885 में उन्होंने, अब सोचिए आप, अब यहाँ सोचने वाली बात राजू जी ये है कि 1885 में एमनेस्टी इंटरनेशनल पर एक लेख छप चुका है, जब इंदिरा जी उस समय, मतलब इंदिरा जी नहीं रही थी, लेकिन इंदिरा जी से 1882, सॉरी 1982, क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में भूल गया। 1982 में जब इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय आलोक मेहता जी ने एक लेख लिखा जिसमें लिखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या इंग्लैंड का गुप्तचर एजेंसी है, जिसमें रसिया और भारत दोनों ने इसको संदिग्ध निगाह से देखा था। और आपको बताऊं कि मुझे आश्चर्य होता है जब शशि थरूर जैसे लोग, जब क्या नाम है आपके मणिशंकर अय्यर जैसे लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ खड़े हो जाते हैं। ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो 2009 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि कुडकुनलम तमिलनाडु में वहां एक परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा था, उसका इन लोगों ने विरोध किया, प्रोटेस्ट कराया ग्रामीणों से कि साहब आपका पर्यावरण नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तरह तरह की ऐसी काल्पनिक बातों को रखा जिससे देश का विकास रुक जाए, देश ऊर्जा क्षेत्र में पीछे चला जाए। ये सिर्फ इन्होंने भाजपा सरकार की बात में नहीं कर रहा हूं, हर सरकारों में इन्होंने यही किया। और आपको बताऊं, देशद्रोह कानून खत्म होना चाहिए, ये डिमांड राहुल गांधी की तो बाद में आई, सबसे पहले तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शुरू कर दिया कि देशद्रोह कानून खत्म होना चाहिए। और आज भी राहुल गांधी और प्रियंका के जो कारिंदे हैं शशि थरूर, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ खड़े हुए हैं। 370 पर सबसे अधिक विरोध किसने किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया। और उनके साथ कौन खड़ा हो गया? आज कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो सीए का विरोध कर रही है, ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है। आपको बताऊं, 10 करोड़ रुपए का इनके ऊपर फेमा के तहत कार्रवाई मनमोहन सिंह सरकार में हुई 2010 में, और वो केस रजिस्टर्ड हुआ और इन लोगों ने लॉबिंग किया बड़े लेवल पर, अमेरिका और क्या नाम है बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और उस लॉबिंग का नतीजा यह आया कि मनमोहन सरकार के हाथ पांव फूल गए और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। समझिए आप, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इतना पावर रखती है, इतनी बड़ी लॉबिंग है इसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की। और अभी आपको बताऊं कि दिल्ली दंगे पे स्वतंत्र रिपोर्ट इन्होंने दे दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थिति यह है कि इन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत से प्रोजेक्ट लेकर के भारत में आते हैं, आपको बताऊं, और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने मानवाधिकार पर एक रिपोर्ट अपनी जारी की। और आपको ध्यान होगा राजू जी, जिस समय मोदी जी सरकार में 2015 में आए थे, उस समय इन्होंने वो रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट जारी करने में कहा कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सीरिया और पाकिस्तान से भी बदतर है भारत। क्या आप विश्वास करेंगे? सीरिया और पाकिस्तान से भी बदतर है भारत। इन्हें पाकिस्तान ने जो 27 लाख लोगों को मारा था पूर्वी पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश बाद में बना, जिसमें 24 लाख हमारे दलित भाई थे और 3 लाख सिर्फ मुस्लिम थे, तब इन्हें वो मानवाधिकार, उनकी सेना बड़ी मानवाधिकारवादी आज भी लगती तो है। बलूचिस्तान वगैरह में जो है बार बार ये बातें उठती हैं किस तरीके से पाकिस्तान शोषण कर रहा है, वो इनको नहीं दिखता है।
नहीं, और इन्होंने ये भारत की उसके सेना बारे पर में ये नहीं आरोप बात लगाया। करते। इन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की बात करी, इन्होंने भारत की सेना पे 2015 में श्वेत पत्र जारी किया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, और पाकिस्तान की सेना को बड़ा सहृदयी बताया, बड़ा दयालु बताया, जिसने 27 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया, निर्दोष को घाट उतार दिया। आप तस्लीमा नसरीन की एक पुस्तक को पढ़िएगा, मैं नाम बताऊंगा आपको। उस तस्लीमा नसरीन ने उस पुस्तक में लिखा है कि 3 साल तक 8 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल तक की बुढ़िया को नग्न अवस्था में इन्होंने उस डिटेंशन कैंप में रखा था, जिसका नाम सुन के यहाँ के मुसलमान बिल्कुल पगला जाते हैं। मतलब भारत में तो ऐसा कोई कैंप नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कैंप रहा जहां पर हिंदू औरतों को और मुस्लिम औरतों को दोनों को नग्न रखा गया, और तस्लीमा नसरीन भी उसकी पीड़िता है, आपको बता दूं। तो ऐसी स्थिति में एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी को कहती है कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेंस नहीं करते हैं, और भारत की आर्मी को 2015 में रिपोर्ट देती है कि उनका वायलेशन करते हैं। आप बताइए, जो देश की सेना को गाली दे, जो देश की सरकार को गाली दे, जो देश में 370 खत्म होने पर विरोध करे और इसकी फंडिंग करे। 10 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी संस्था, जो उनका हेडक्वार्टर है, वहां से मांगा, और 16 करोड़ रुपए और मांगे। उस पूरे 36 करोड़ रुपए का इनके ऊपर 2010 में FIR इनके ऊपर लॉन्च हो गई, केस लॉन्च हुआ ईडी के थ्रू, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। अभी सीबीआई ने भी इन पे केस कर दिया और इनके खाते फ्रीज किए गए। उसके बाद ये कोर्ट में गए, कोर्ट में इनके एक खाते को खोला गया। और आपको बताऊं, ग्रीन पीस इंडिया, मैंने बहुत पहले भी चर्चा करी थी ग्रीन पीस इंडिया की। ग्रीन पीस इंडिया और इनका बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। आपने नाम सुना होगा तीस्ता शीतल वार्ड का। तीस्ता शीतल वार्ड बचपन करके उनकी एक संस्था है, तीस्ता शीतल वार्ड की, और उन्होंने उस संस्था के माध्यम से, तीस्ता शीतल वार्ड ने ये क्लब बना रखा है इन लोगों ने। ऐसे एनजीओ के पॉकेट है इनके, जिसमें FCRA के थ्रू बहुत पैसा मंगाते हैं और उसको चर्च के इनबिल्ड में काम करते हैं, हिंदुओं के धर्मांतरों में उसका काम कराते हैं, एंटी हिंदुज्म काम करते हैं। आप सोचिए कि जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया तो वायलेशन नहीं था। वो इन्होंने लिखा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कि हथियारबंद समूहों के हमले बताती हैं उसे, समझिए आप। और वहीं पर जब अखलाक मारे जाते हैं, जो कि एक संयोगवश दुर्घटना होती है, तबरे चोर मारा जाता है और गौ का तस्कर, क्या नाम है, पहलू खान मारा जाता है, तो ये बताते हैं हिंदू आतंक बढ़ रहा है, भगवा आतंक बढ़ रहा है। क्यों भाई, ये ऐसा क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? और मुस्लिम बस्तियों में ट्रेनिंग देने क्यों गई थी आप दिल्ली के अंदर? आज की डेट में FCRA जिस दिन से बिल पास हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये चाहे संजय सिंह साहब हो, उनकी भी अपनी एनजीओ चलती है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी एनजीओ चलती है। इसमें इनके ये 4 संस्थाएं अपनी चलाते हैं, जो आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ठीक नहीं है, जो ईडी और फेमा का उल्लंघन करते हैं। FCRA एक्ट में परिवर्तन होने से ये पूरी तरह से दोषी पाए गए, और 2018 में ये बौखलाहट क्या उसी बात की है? बिल्कुल उसी बिल्कुल बात की, क्योंकि बलरामपुर जाना नहीं है जरूरी समझे, बुलंदशहर जाना जरूरी नहीं समझे। बिल्कुल 2018 में मोदी सरकार के समय में कर्नाटका के इनके ऑफिस में छापे पड़े, और एक मीडिया हाउस है जो बहुत बड़ा समर्थक है इन लोगों का। मैंने पहले भी कहा कि कथित नेता, कथित पत्रकार, कथित प्रोफेसर, कथित डॉक्टर, ये सब ये उनको फंडिंग करते हैं, ये उनके मुंह से बोलते हैं। एक आकार पटेल करके इनकी संस्था के निदेशक हैं भारत के अंदर, और वो बड़ी बड़ी लांछन लगाते हैं, सरकार को देश विरोधी बताते हैं, सरकार को मजदूरों का विरोधी बताते हैं, और बड़ी बड़ी मानवता की बातें करने वाले, बड़े उच्च आदर्शों वाले ये इतने घिनौने सांप हैं इस भारत के अंदर, जो ऐसे सपोलों को बटोर करके देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा, जब सरकार को इतनी जानकारी है तो इन सब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करते? सरकार के लिए कौन सा बड़ा काम है इन सबको उठा के बंद कर देना? मैं वही बता रहा हूं आपसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को इजराइल ने, कांगो ने, अमेरिका ने, चीन ने, रशिया ने, वियतनाम ने बैन कर रखा है। भारत ने बैन नहीं किया, इन्होंने प्रोपोगंडा चालू कर दिया। द गार्नियर, वॉशिंगटन पोस्ट और भी ऐसे कई न्यूज चैनल है जहां पर इन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। यूरोपियन कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज के ये प्रवक्ता हैं, भारत के अंदर विकास कार्यों को रोकने वाले हैं ये लोग, मानवाधिकार के नाम पे, पर्यावरण के नाम पे। ग्रीन पीस इंडिया ने कोल क्षेत्र में इतना बड़ा डेफिसिट दिया भारत को कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो प्रिया चतुर्वेदी उसकी पकड़ी गई थी, एयरपोर्ट से उठा ली गई। अब ये कहते हैं साहब पर्यावरण का काम नहीं करने दे रहे। ये पर्यावरण का काम होता है क्या? पर्यावरण का काम है आप जाकर के जगह जगह पेड़ लगाइए, कि आप जाके धरना प्रदर्शन करा देंगी? आप जाके कोल में जो कोल ब्लॉक है उसको खोदने नहीं देंगी? मजदूरों के हितों की बात करके कहेंगे खोदा जाएगा तो प्रदूषण हो जाएगा? ये क्या बात होती है? ये तो, और उसकी वजह से 15,000 करोड़ रुपए के हमें क्या नाम है, कोयले बाहर से मंगाने पड़े, ऑस्ट्रेलिया से मंगाने पड़े। और ये मोदी सरकार में नहीं, ये मनमोहन सरकार में हुआ, और मनमोहन सरकार लाचार। अच्छा, तो यही गणित होती होगी कि इंडिया में काम कुछ ना हो पाए और बाहर से मंगाना पड़े, जिससे विदेशियों को फायदा हो।
इसीलिए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लोगों को एक तरीके से अगर हम कहें सीधी सी भाषा में कि भाड़े के टट्टू हैं ये, इनको बिल्कुल फंडिंग बिल्कुल। करके इनसे विरोध प्रदर्शन कराया जाता है, हमेशा हिंड्रेंस पैदा कराई जाती है। अच्छा ये बताइए, जो अभी हाथरस की घटना के बाद में अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो वेबसाइट का मामला सामने आया है, ये क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आपकी खबर के दर्शकों हाँ, को मैं थोड़ा मैं डिटेल। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इस तरह की कई वेबसाइट एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो चलाती हैं। अभी आपने एक द वायर का नाम सुना होगा। जैसे अभी हाथरस पे बहुत बड़ा बवाल मचा कि साहब बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, बहुत सी बातें करी गई। बल्कि मुझे लगता है इससे अधिक सरकार और कुछ नहीं कर सकती थी। तुरंत एसआईटी बना देना, तुरंत वहां पे सस्पेंड कर देना, फिर सीबीआई की जांच के लिए सीबीआई की, हाँ। सिफारिश खुद खुद कर देना, और उसके बाद में हम्म, परिवार वालों से कहना जो कहो वो करें। समझिए, अब और हम्म, कितनी तरह बात सरकार कर सकती है, ये मुझे बताइए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे द वायर एक पद इन्होंने, ये वेबसाइट पहली नहीं है राजू जी। द वायर का नाम आपने सुना होगा। द वायर हम्म, एक वेबसाइट है। हम्म, द वायर ने क्या किया कि उसने नोटबंदी के समय में एक न्यूज चलाई, और वो न्यूज सबने सुनी, और नाम पर बहुत पूरे देश में एक भूमिका बनाई गई कि साहब जो अमित शाह के पुत्र जय शाह हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 50,000 से 50,000 करोड़ रुपए बना लिए। और ये न्यूज किसने चलाई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल के भाई बंधुओं ने चलाई थी, क्योंकि उनमें इनका भी पूरा साथ रहता है। समझिए आप, ऐसी फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है। और जब उस पर नोटिस दी, मानहानि का केस किया अमित शाह जी के पुत्र ने, तो वही दावायर के जो प्रमुख है सिद्धार्थ जी, वो जाकर के एक अपोलाइजेशन लेटर लिखते हैं, हमसे गलती हो गई, गलती से हमने लिख दिया था। मतलब इतना बड़ा छवि का धक्का देते हो आप। भारत में कहते हो साहब नक्सलवाद है, जातिवाद है, क्योंकि 2014 के बाद ये स्थितियां खत्म होने लगी। नक्सलवाद प्रभावित 97 जिले पूरे भारत में होते थे, आज की डेट में सिर्फ 13 जिले भारत में रह गए हैं। ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये चाहते हैं भारत को अस्थिर करना। ये अब अमेरिका की पॉलिसी देखिए, अमेरिका वहां से क्या करता है, ये यूरोपियन कंट्रीज की ये माउथ है, क्या नाम है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे वो तीस्ता शीतल वार्ड हो, ऐसे बहुत से वामपंथी हैं जो फॉरेन की बातें बोला करते हैं। अब ये संस्थाएं करती क्या है, बड़े बड़े सम्मेलन डब्ल्यूएचओ में करते हैं, और साहब हम पर्यावरण को ठीक करेंगे। पर्यावरण को ठीक करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा अमाउंट कहा कि हम विकासशील देशों को देंगे, बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा सा अमाउंट। अब जब वो अमाउंट दिया, तो उसको विकासशील देश खर्च ना कर पाए और कहीं पर लगा ना पाए, उससे पहले उन्होंने अपनी ये जो पैपेट्स हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनको सक्रिय कर दिया कि अब तुम पर्यावरण के नाम पे वहां पे आतंक मचा दो, तो सारे काम यही हो जाएंगे। तो एक गलत अवधारणा देश के अंदर, लोगों के अंदर, और अपनी ही सरकार पे अविश्वास पैदा किया जाए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये 4 नामों से भारत के अंदर काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इन पे शंका क्यों होती है, इनकी नीयत पे शक क्यों होता है। ये भारत के अंदर 4 नामों से काम करते हैं, और यहां तक कि कंपनी बना के भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेशन इनका पहला संगठन है। दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड इनका संगठन है। दूसरा इंडियन फॉर द एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट इनका है। तीसरा, चौथा संगठन उन्होंने बनाया है एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन। इन चारों के माध्यम से पैसा लेते हैं, और यहां तक कि ये जब लिमिटेड कंपनी में वो पैसा चला गया, समझिए आप, उसके माध्यम से वो पैसा फेमा के तहत उल्लंघन हुआ। यानी इन्होंने एफसीआरए क्लियरेंस नहीं लिया था, एफसीआरए रिन्यूअल नहीं कराए थे, और ये पैसा लेते रहे। 2010 में संज्ञान में आया, 2018 में कार्रवाई हुई, समझिए आप। और 18 में कार्रवाई को मेरे ख्याल से किसी सरकार के व्यक्ति ने इसको बोला नहीं, लेकिन सरकार ने परसों बोला, जब इन्होंने प्रोपोगंडा करना शुरू किया। अमेरिका भी साथ में आ गया, और अमेरिका का दो मुहापन देखिए आप। अमेरिका का दो मुहापन राजू जी देखिए, कि खुद तो प्रतिबंध लगा रखा है। अभी जॉर्ज फ्लॉयड का एक मामला था अमेरिका में, ध्यान होगा, जो अश्वेत को मारा गया था, और पूरे अमेरिका में दंगे फैल गए थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, ये कोरोना काल की बात है, कोरोना काल कुछ दिन पहले की, हाँ, मतलब वही जनवरी की बात है। और यहाँ आने से पहले उसमें भी दंगाई जो थे, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग थे। सबसे बड़ी चीज बताऊं आपसे, और मैं फिर बताना चाहता हूं कि आपको एक एक घटना और बताऊंगा, ज्यादा नहीं, मैं एक घटना और बताऊंगा कि आपने तीस्ता सीतलवाड़ का नाम सुना है, ठीक? तीस्ता सीतलवाड़ पे भी केस चला, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गई, उन्होंने भी हलफनामे में माफी मांगी। तीस्ता सीतलवाड़ ने 100 करोड़ उसका क्लब बनाया, छोटे छोटे एनजीओ को जोड़ा, और क्लब के माध्यम से कहते हैं हम काम को सुलभ करते हैं। जैसे हम दिल्ली में काम लेते हैं, तो बलरामपुर के किसी छोटे से एनजीओ को दे दिया, मदर एनजीओ बन के, और सब दे दिया। इसमें इन्होंने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग कराई राजू जी, और उस 100 करोड़ की फंडिंग का काम जानते क्या किया? 2002 से लेके और 2013 तक मोदी सरकार को गुजरात की बदनाम करने का काम किया। मैं यहाँ एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस समय गुजरात का दंगा हुआ था, तो एक बिल्कुल रोता हुआ आदमी ऐसे हाथ जोड़े था और आंखों में आंसू लिए रो रहा था। उस पोस्टर को और उस चित्र को हर टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता था, और खासतौर वामपंथी मीडिया और खासतौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो एनजीओ के लोग थे, देखो कैसे मार रहे हैं इस गरीब को, इस गरीब मुसलमान को कैसे मार रहे हैं। बाद में पता क्या लगा राजू जी,
कि वो पश्चिम बंगाल का था और रिक्शा चलाने वाला था, उसकी फोटो खींच के उसमें पेस्ट की गई थी और उसको लेकर के कोर्ट तक पहुंच गए थे। अगर कोर्ट ना जाते तो शायद हम जान भी ना पाते क्या हुआ। और तीस्ता सीतलवाड़ के जब उसी पैसे की जब जांच शुरू की 2014 आने के बाद, गृह मंत्रालय ने जब ये रिन्यूअल के लिए गई तो गृह मंत्रालय ने ये क्लॉज लगाया कि आप बताइए आपने फंड कैसे कैसे खर्च किया है। तो पता लगा ये विकलांग बच्चों के लिए, व्हीलचेयर्स के लिए पैसे लिए थे इन्होंने, किसी को एयर सुनने के लिए एयरफोन इन्हें देना था, ऐसे सभी विकलांगों के लिए इन सबके पैसे देने थे बच्चों में। और स्थिति आपको बता दूं कि वो कहीं भी नहीं बटे और उसी का नतीजा था कि आजकल तीस्ता सीतलवाड़ शांत बैठी हुई है और उनके भाई बंधु हर्ष मंदर, तीस्ता सीतलवाड़, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, ये पूरी गैंग है, अनुराग कश्यप। और इस गैंग को हवा कौन देता है? दुर्भाग्य से उस गैंग को हवा देने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर देते हैं, राहुल गांधी देते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। वहां भी एमनेस्टी इंटरनेशनल था। आपको बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल बौद्धिक संगठनों का एक समूह है और इसके अलावा कम से कम 300 पत्रिकाएं पूरे भारत के अंदर चलाते हैं वो, और विदेशों की 25 पत्रिकाओं से इनका टाई अप है। ये भारत का जैसा स्वरूप चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन आज की डेट में मोदी सरकार ने उनके अगेंस्ट में ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो उनका पूरा प्रत्युत्तर सही जवाब के साथ देते हैं। और आज ऐसी अच्छा, कई अभी क्या वेबसाइटें कनेक्शन आया है? पीएफआई, अभी एसडीपीआई और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन तीनों का कनेक्शन क्या है? बिल्कुल कहीं किसी ये बहुत जांच में बड़ी, आया क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत इस पे जांच की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप भी जान सकते हैं, इस देश का जो लेमैन है, अनपढ़ जो है वो भी जान जाएगा। कनेक्शन इनका बताता हूं। एक ही व्यक्ति जो सीए के प्रोटेस्ट में थे, वही एएमसी एक्ट के विरोध में थे और वही आपके हाथरस वाले प्रकरण में भी है। अभी एक मिस्टर तिवारी जी का नाम आया, हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके अरेस्ट करके पुलिस ले गई है। उन्हीं के मतलब जिस वेबसाइट को उन्होंने यूज किया दंगा फैलाने के लिए, मशाल मार्च करके, समझिए आप, उसमें चंद्रशेखर भीम आर्मी के लोग हैं, उसमें सीए के प्रोटेस्ट में जितने लोग इन्वॉल्व थे वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब उनके मंतव्य को आप समझ जाइए कि सीए में भी वो जानते थे कि ये विरोध भेजा है, इसका कोई औचित्य नहीं है, हम कितनों विरोध कर लेंगे, गलत कुछ भी नहीं हुआ है, ना इस देश के मुसलमानों के साथ हुआ है, ना देश के साथ हुआ है, और ये संविधान में पारित एक विधेयक है जिसपे राष्ट्रपति सिग्नेचर कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर की टीम सीए के विरोध में भी थी, साथ में बैठी हुई थी। यही कांग्रेस के लोग सीए के प्रोटेस्ट में गए थे, जिसमें प्रियंका जी तो सीए के प्रोटेस्टर जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके घर पे पैसा देने भी गई थी। उतना प्यार तो इन्होंने बलरामपुर की बच्ची के साथ भी नहीं दिखाया, क्योंकि बलरामपुर की बच्ची के साथ रेपिस्ट जो था वो मुसलमान था, बुलंदशहर में जो रेपिस्ट था वो मुसलमान था, अलीगढ़ में जो रेपिस्ट था वो मुसलमान था। तो वहां अपना ट्यूनिंग नहीं बनती ना, समझिए आप, वहां इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल खुराक नहीं मिलती है, तीस्ता सीतलवाड़ को नहीं मिलती है, शबाना आजमी को नहीं मिलती है, जावेद अख्तर को नहीं मिलती है, आमिर खान को नहीं मिलती है, नसरुद्दीन शाह को नहीं मिलती है। अब नसरुद्दीन शाह को अलीगढ़ में कुछ नहीं दिखाई पड़ा, अब रहने लायक है देश। नसरुद्दीन शाह को बलरामपुर में कुछ नहीं दिखाई पड़ा, आप समझिए। और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आज जिन लोगों ने जिस प्रकार का एक उद्दंड व्यवहार जाके हाथरस में किया है, और सब सरकार की त्वरित कार्रवाई के बाद भी अब आम जनमानस को ये समझते देर नहीं लगी कि ये सब विरोध के नाम पे विरोध करते हैं और मुसलमान के नाम से डर जाते हैं। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे इनकी सीट 0 हो जाए। समझिए आप, ये मान चुके हैं कि हमारी सीट 0 हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को नहीं छोड़ पाएंगे। इसका एक उदाहरण और देना चाहूंगा। भदोही गांव 2020 जून में जब वहां पर सलमान के गांव वालों ने उस गांव में घुस करके दलितों का घर जलाया था, तो यही योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 4-4 लाख रुपए घर बनाने के दिए और 3-3 लाख जीवन यापन करने के लिए दिए। तब ना तो राहुल जी को दलितों की आवाज सुनाई पड़ी, ना प्रियंका जी को सुनाई पड़ी, ना इस देश में डेरिक ओब्राय को सुनाई पड़ी जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, ना हमारे जेडीयू के तेजस्वी यादव को सुनाई पड़ी, ना हमारी मायावती को सुनाई पड़ी, ना हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर को दिखाई पड़ी। तो क्या है, मतलब दलितों में भी आप ये तय करते हैं कि जब वो दलित कोई ब्राह्मण मारेगा तो हम जाएंगे, कोई ठाकुर मारेगा तो हम जाएंगे, कोई अन्य मारेगा। बेटी तो बेटी होती है ना, चाहे वो अलीगढ़ की बेटी हो, चाहे वो बलरामपुर की बेटी हो, चाहे वो कश्मीर की बेटी हो, बेटी तो बेटी है। फिर उसमें आप ये दिखाते हो, अगर ब्राह्मण की बेटी मरे तो इतना प्रदर्शन कभी नहीं किया आपने। बहुत सी ब्राह्मण की लड़कियां मरी, बहुत से ठाकुरों की लड़कियां मरी, बहुत से अन्य लोगों की लड़कियों के साथ भी रेप हुआ। तो जातीय आधार पर नहीं देखना, देखना यह है कि बेटी बेटी होती है और दरिंदे दरिंदे होते हैं, उनकी भी कोई जात नहीं होती है। चाहे आज राम कुमार हो और चाहे वो सलमान हो, सलमान और राम कुमार में अंतर करना ये एक घटिया राजनीति का परिचायक है जो इन्होंने दिया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई राजीव जी, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में 1997 में पढ़ा था और तब मुझे उलझन होती थी
कि ये संस्था पे बैन क्यों नहीं लगता, जैसे आज आप कह रहे हो। और मुझे खुशी है कि 2014 से ये संस्था अपने आप को असहज पा रही है भारत के अंदर और आज एक प्रोपोगंडा कर रही है। और बता दूं, चर्च का जो धर्मांतरण का खेल है वो भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के थ्रू ही होता है। और ये भारत की आर्मी को गाली देते हैं, ये भारत की सेना को गाली देंगे, भारत की सरकार को गाली देंगे, नक्सलवाद को समर्थन देंगे, आतंकवाद को समर्थन देंगे, याकूब मेमन के साथ खड़े होंगे, अफजल गुरु के साथ खड़े होंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो जनमानस का विद्रोह होना चाहिए। और अगर इनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है तो मेरा मानना है कि भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, उन्हें ऐसे संगठन का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों का पूर्णतः सफाया कर देना चाहिए, पूर्णतः। देखिए, ये जो अभी परिस्थितियां चल रही, यूपी गवर्नमेंट भी बड़े पैमाने पे जांच कर रही है और इसके पहले भी सीएए का प्रोटेस्ट आया था तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए एक नजीर पेश किया था और पूरे देश में उसी को फॉलो किया जा रहा है। अब हाथरस की घटना के बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन किया है, उसके बाद छटपटाहट और बढ़ गई है। तो अब ये देखना होगा कि अब इस घटना के बाद में जो कुछ भी सामने निकल कर आता है, ऐसे प्रोटेस्टर जो कि प्रोटेस्टर नहीं है, सीधे सीधे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और जो लोगों को इस बात का दुख हो रहा है कि अब आगे उनके पास में फंडिंग कहां से आएगी। ये तो सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, एफसीआर और ये क्या कहते हैं फार्म बिल का प्रोटेस्ट, ये तो सबसे बड़ी जो उनको पीड़ा है वो इस बात की है कि एफसीआरए लागू हो जाने के बाद में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसके बाद में उनको फंडिंग ना मिलने का जो दुख है, यही छटपटाहट है जो उनको हाथरस जैसी जगहों पे खींच के ले जाती है और वही छटपटाहट उनको बलरामपुर में आने से रोक देती है। आपने जी कुछ अभी और आप बताना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और कांग्रेस पार्टी के संबंध, इस कांग्रेस पार्टी अगर उसके साथ खड़ी है और उनके साथ कदमताल कर रही है तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि जो अभी तिवारी जी पकड़े गए हैं आपके लखनऊ में, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस साइड का प्रचार उन्होंने किया था, उन्हीं की साइड से मसाल मोर्चा निकला था। जो जैसे अभी आपने बताया कि दंगे करने की प्रक्रिया बताई गई कि आंसू गैस से कैसे बचेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो ये पूरा और मसाल मोर्चा जो था, इसको भीम आर्मी ऑपरेट कर रहा था, इसको पीएफआई के लोग ऑपरेट कर रहे थे, इसको उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य जो मुस्लिम संगठन है वो इसका प्रमोशन कर रहे थे, नक्सली ग्रुप, वामपंथी ग्रुप, चाहे वो प्रोफेसर हो, एनजीओ चलाने वाला हो, डॉक्टर हो, ये सब। और उसमें तिवारी के जो संबंध पाए गए हैं राजू जी, वो बड़ा ऐसा है कि अभी जो बोला जा रहा है प्राथमिक तौर पे, क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट है वो ये कहती है कि तिवारी जो है वो प्रियंका गांधी के बड़े नियर एंड डियर वर्कर हैं उनके, मतलब नियर एंड डियर वर्कर, समझ जाइए आप। अगर प्रियंका कहते हैं कल तुम्हें गोमती में कूदना है तो कूद जाएगा, इस तरह का वर्कर है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी कितने बड़े षड्यंत्र में शामिल है, कांग्रेस पार्टी कितने बड़े षड्यंत्र में शामिल है। देखिए, अब जांच बड़े पैमाने पे हो रही है और दूसरी चीज ये जो पीएफआई, एसडीपीआई, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये जम्मू कश्मीर में हम प्रयोग देख चुके हैं, वहां पे फंडिंग रुकने के बाद में जिस तरीके से विकास की बातें हो रही हैं, अभी हमने देखा इतना बड़ा जो है टनल वहां पे बनाया गया और जिस तरीके से पत्थरबाजी पे रोक लगी है, नक्सलवाद की घटनाएं जैसा कि आपने बताया कि मात्र 13 जिलों तक अब वो सीमित रह गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हाथरस की घटना में अगर और भी कोई एक्सपोज हुआ है तो उसमें मुझे कहने में ये कतई परहेज नहीं है कि उसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी एक्सपोज हुए। जिस स्तर पे जाके उन्होंने एक तरफा रिपोर्टिंग की, अब वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। जो आरोपी थे उनके यहां तक कोई नहीं गया, उन चीजों के बारे में जानने का नहीं प्रयास किया कि आखिर में जो लोग आरोपी बनाए गए क्या वो सही है या गलत, उनको फंसाया जा रहा है। मीडिया की ये भी जिम्मेदारी बनती थी। आपने जिस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल और एसडीपीआई, पीएफआई, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी संगठन और कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ एनजीओ, जो आपने नेक्सस को जिस तरीके से आपने एक बाइफरकेट करके पूरा डिटेल में जो बताया है, और उसमें सबसे बड़ी चीज है आपने तथ्यात्मक बात कही है। और यही नहीं, भाजपा सरकार ही नहीं परेशान है, मनमोहन सरकार भी इनसे तंग थी, अमेरिका भी इनसे तंग हो चुका है, कई देशों में बैन हो चुका है। उसके बावजूद भारत में पांव ना पसार करने या उनके पांव जो है वो कुचल जो दिए जा रहे हैं, सिर कुचले जा रहे हैं, पांव काटे जा रहे हैं, इस बात की पीड़ा साफ साफ देखी जा सकती है। आपने जिस तरीके से डिटेल्स में बताया
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी खबर के दर्शकों को मेरे ख्याल से अब जानकारी जो भी मिली होगी उससे वो चाहे तो उस चीज की क्वेरी जाके वो खुद भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद राजू।